हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम अपने जो हमारा पिछला जो परम आईएएस एकेडमी का बीपीएससी 60th के लिए टेस्ट 1 कर रहे थे, उसमें हमने 80 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हम उसी सीरीज को मतलब 81 क्वेश्चन नंबर से आगे बढ़ाते हैं अपने वीडियो को, राइट? चलिए, देखिए 80th क्वेश्चन एक था, मैं यहीं से शुरू करता हूँ फिर से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज was constituted with the purpose of reviewing and strengthening the monetary policy framework। इसका सही उत्तर था उर्जित पटेल कमेटी। अब हम बारी बारी से देख लेते हैं कि ये कमेटी, चलिया कमेटी जो थी वो कंसर्न थी टैक्स रिफॉर्म से, याद रखिएगा। चलिया कमेटी किससे थी? टैक्स रिफॉर्म से, है ना। और आपका बीके चतुर्वेदी कमेटी थी, ये था रिव्यूइंग द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज। ये था आपका बीके चतुर्वेदी कमेटी जो बनी थी, ये फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ आपका था पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनी, यानी कि पीएसयू जो है, पीएसई कंपनीज, ऑयल कंपनीज। ठीक है ना। इनका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, जो भी इतने पब्लिक सेक्टर कंपनीज है ऑयल के, उनकी रिव्यू के लिए ये बीके चतुर्वेदी कमेटी बनी थी। फिर था रंगराजन कमेटी। तो दोस्तों रंगराजन कमेटी बनी थी, ये असेसिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी। ये था सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी। रंगराजन कमेटी किससे बनी थी? इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट और सेविंग इंडियन इकोनॉमी में, इसके रिव्यू के लिए, इसके सुझाव देने के लिए रंगराजन कमेटी बनाई गई थी। तो हमारा 80 का क्वेश्चन था आंसर डी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 81 पर। तो 81th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। अब हमारा यहाँ से साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। आपको बताना है कि कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। ऑप्शन ए है कंबसन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। देखिए तीनों के तीनों फिजिकल चेंज है, लेकिन कंबसन ऑफ एलपीजी, अगर एक बार एलपीजी जल जाएगा तो हम वापस एलपीजी प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये आपका फिजिकल चेंज नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन ये है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिंपल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है? दस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस insoluble salt. Displacement reactions are opposite of combination reactions. Decomposition reactions can be carried out only in the presence of heat or light. तो आपसे ये पूछना है कि कौन सा करेक्ट है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दैट मीन्स की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इंसोल्यूबल साल्ट। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों? प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो आपके सॉल्यूशन के नीचे सेटल डाउन होता है। ठीक है, वो इनसोल्यूबल साल्ट होता है जनरली। लेकिन जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल होता है, याद रखेंगे। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल होता है। ठीक है। और सी आपका है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। अगला है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैन बी कैरिड आउट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट और लाइट। तो नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं कंपाउंड्स जो खुद ब खुद डिकम्पोज होते रहते हैं। और एक और इसमें होता है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की मदद से भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। तो तीन कंडीशन होते हैं जनरली, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। या फिर कैटलिस्ट की मदद भी हम ले सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए। तो हीट और लाइट का होना हमेशा जरूरी नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी मायने रखती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनमें से कौन एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, respiration, decomposition of vegetables matter into compost, none of the above, या none of the above और more than above। तो फिर इस ऑप्शन को यहाँ देने का कोई मतलब ही नहीं था।
जब ये आपने यहाँ पर दे ही दिया है तो मोर देन एबव। तो 83 का हमारा ऑप्शन है ऑल द। क्या होता है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में भी हीट रिलीज होता है, रेस्पिरेशन में भी हीट रिलीज होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट, तो यहाँ भी हीट रिलीज होता है। तो सब के सब सही है, मतलब ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। मोर देन वन आंसर इज करेक्ट। चलिए, the next question is 84th question. Consider the following statement. The device used for producing electric current is called generator. At the short circuit, the current in the circuit increases heavily. An electric generator works on the principle of electromagnetic induction. A wire with a green insulation is usually the live wire of an electric supply. तो आपको इसमें पूछता है क्या, which of the above statement is incorrect? तो ये सिर्फ इनकरेक्ट है, बाकी ये तीनों सही है आपके। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली 4, एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, क्योंकि ओनली 4 का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही थे। जो लाइव वायर होता है वो रेड इंसुलेशन कवर होता है, लाइव वायर के ऊपर, नॉट ग्रीन, दिस इज रेड, ये लाइव वायर होता है आपका। और जो आपका ग्रीन वायर होता है वो अर्थेन होता है, याद रखेंगे। जो ग्रीन कलर का इंसुलेशन जिस वायर के ऊपर लगा हुआ है वो अर्थड वायर है, अर्थड वायर है, मैंने अर्थिंग, सिंपल भाषा में कहें तो अर्थिंग के लिए जो वायर इस्तेमाल करता है उसके लिए जो इंसुलेशन कवर होता है वो ग्रीन होता है, रेड के लिए लाइव वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मेन फंक्शन ऑफ द सेरिब्रम इज विजन एंड हियरिंग, breathing is controlled by medulla oblongata, a spinal cord controls the relaxed activity of the bodies, the box enclosing the brain is called bony box। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सब के सब सही है, ठीक है ना। यानी कि सेरिब्रम का मुख्य फंक्शन जो दिया गया है वो है विजन और हियरिंग। अब ब्रीदिंग कौन कंट्रोल करता है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा। स्पाइनल कॉर्ड कौन कंट्रोल करता है, सॉरी, स्पाइनल कॉर्ड किसको कंट्रोल करता है, तो रिफ्लेक्स एक्टिविटी ऑफ द बॉडीज। और बॉक्स एनक्लोजिंग द ब्रेन, उस ब्रेन बॉक्स को क्या कहते हैं, तो बोनी बॉक्स कहते हैं, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 86th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्राफीन। Graphite. In graphite, each carbon atom is bonded with 3 carbon atoms in the same plane, giving a hexagonal array. आपको incorrect पहचानना है। One of these bonds is a double bond, and thus the valency of carbon is satisfied. Graphite structure is formed by the hexagonal array being placed in layer one above the other. Graphite is a very poor conductor of इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बाकी आपका जो दिया गया है वो सही है, आपके ऑप्शन ऊपर के। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हिंदी वाले लोग हैं वो हिंदी कर लेंगे आसानी से। The next question is, which of the following statement is incorrect? Coulomb is the SI unit of current. This is incorrect. Unit of electric power may also be expressed as volt ampere. V बराबर P बराबर VI होता है, आप वोल्ट एम्पियर कह सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो इसका द राइट आंसर इज incorrect. Only one is incorrect, but and the rest is correct. That means option A is right. Option A is correct. Only one is incorrect. ठीक है ना, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन assertion है, at ordinary temperature the surface of a metal such as magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. are covered with a thin layer of oxide. A reason, the protective oxide layer prevents the metal from further oxidation.
and the right answer is both reason and assertion is individually true, and R is the correct explanation of A, and the right answer is option A is correct. Now we move on the next question. Which of the following statement is correct? Lens system forms an image on a light sensitive screen called cornea. Light enters the eye through a thin membrane called cornea. The eyeball is approximately spherical in shape with a diameter about 2.3 centimeter, and most of the refraction of light rays entering the eyes occur at the outer surface of the cornea. And the right answer is option D. 2, 3 and 4 are correct. 2, 3 and 4 are correct. Yani 1 is incorrect. Lens system forms an image, a light sensitive screen called cornea. कॉर्निया पे नहीं बनता दोस्तों, रेटिना पे इमेज बनता है, राइट. नाउ वी मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रेनबो. A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. It is caused by dispersion of sunlight by teeny water droplet present in the atmosphere. A rainbow is always formed in the same direction to that of the sun, and the water droplet act like a small prism. You have to choose incorrect option, and the right option is C is incorrect. A rainbow is always formed in the same direction to that of the sun. It is always opposite to the sun. Rainbow is always formed opposite to the sun. Now we move on the next question. Our next question is, which of the following statement is correct? The blue color of the sky, color of water in deep sea, and the reddening of the sun at sunrise and the sunset are based on the scattering. We have to choose correct. The Tyndall effect is based on the scattering of light. If the earth had no atmosphere, there would not have been any scattering. Then the sky would have been looked dark. Danger signal lights are red in color, and as red is the most scattered by fog and smoke. And the correct option is option C, 1, 2 and 3. This is right, this is right, this is right, this is not right. Because a scattering of red light is lowest and the scattering of violet light is maximum. The scattering of red light is least, so we use red light as a signal, right? And the option is 1, 2, 3. Those options which contains option 1, 2, 3 is correct. And here is the option C. Option C is the right answer. Now we move on the next question. Which of the following statement is true? Through various activities, we have observed that like poles repel like poles repel while unlike poles of magnets attract each other. Magnetic field is a quantity that has a direction only. The direction of the magnetic field is taken to be the direction of which a north pole of the compass needle moves inside it. And the correct option is both 1 and 3. 1 is correct and 3 is correct. And the 2 is not correct. Magnetic field is a quantity that has a direction only. It is not correct. It has also magnitude. And the correct option is 1 and 3. Option D is the right answer. Now we move on the next question. The next question is, which of the following is correct? In human, the life process are controlled and regulated by nervous and endocrine system. The thalamus and hypothalamus are located in diencephalon, and the option 3 is a smooth muscles, cardiac muscles, and organs are regulated by the automatic nervous system. And the right answer is all are correct. Option D is the correct. हालांकि दोस्तों देखिए, इस तरह का ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेगा नहीं, क्योंकि फिर तो मोर देन वन आंसर हो जाएगा यहाँ पे.
खैर यहाँ पर दे दिया है तो ये भी ऑप्शन हो सकता है क्योंकि मोर देन 1 है, 1 2 3 भी दिया हुआ है, तो बीपीएससी इस तरह का ऑप्शन जनरली नहीं चूज देती कि तीनों ऑप्शन भी दिया गया हो और मोर देन 1 भी हो। तो यहाँ पर एक हो सकता था मोर देन 1 में आपका 2 भी सही हो सकता था, मतलब इसमें कोई भी 2 ऑप्शन, 2 आपका ऑप्शन वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना? तो इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, करेक्ट। This is not because in this 2 is included and 3 is also included and in 2 option is also included. So this is not correct. This is correct. Now we move on the next question. Which of the following statement is or are not correct about neutrons? It does not have any net electric charge associated with them. It is an atomic particle. Mass of neutron is slightly greater than that of proton. It was discovered by James Chadwick. We have to choose incorrect statement, and it is option B. It is an atomic particle. So neutrons is subatomic particle, not an atomic particle. This is subatomic particles. Subatomic particles. Right? Therefore, the option B is the right answer. No. सब एटॉमिक पार्टिकल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एटम का नहीं न्यूक्लियस का पार्ट होता है, तो एटम के 2 पार्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, और चूंकि न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाया जाता है इसीलिए हम इसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, राइट? तो न्यूट्रॉन के पास कोई भी नेट इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, इसका मास स्लाइटली ग्रेटर देन होता है प्रोटॉन से, और आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, and the mass of the neutron can be roughly approximated to 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट होता है। जेम्स चार्डविक ने 1932 ईस्वी में इसकी खोज करी थी, ठीक है ना? We move on the next question. Which of the following causes the yellow color in firecracker? And the right option is sodium nitrate. Sodium nitrates produce yellow color in firecracker. Now we move on the next question. Which of the following controls the transfer of hereditary hereditary characteristics from parent to offspring? And the right answer is option C, genes. No? तो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर हम इस वाले क्वेश्चन में बारी बारी से देख लेते हैं कि स्ट्रोंशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट जो होता है रेड फायरवर्क्स, मतलब रेड कलर प्रोवाइड करता है फायरवर्क में, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है ये ऑरेंज फायरवर्क है, क्या है ये? ऑरेंज फायरवर्क है, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट येलो, और बेरियम क्लोराइड जो होता है दोस्तों ये आपका ग्रीन फायरवर्क है, ग्रीन फायरवर्क। तो आप यहां से याद कर ले सकते हैं, एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट ना? ये रेड कलर किसकी वजह से होता है? तो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट की वजह से। ऑरेंज कलर किसकी वजह से होता है? तो कैल्शियम का क्लोराइड। येलो कलर किसकी वजह से होता है? सोडियम नाइट्रेट। बेरियम क्लोराइड ग्रीन कलर, ठीक है ना? और पर्पल फायरवर्क्स आर टिपिकली प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रोंशियम एंड कॉपर, यानी कि रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो पर्पल मिल जाएगा। रेड प्लस ब्लू इज इक्वल टू पर्पल फायरवर्क। तो रेड तो आपका हो गया सोडियम नाइट्रेट, ब्लू कहां से मिलेगा? तो कॉपर, यानी कि सोडियम और कॉपर को एक साथ मिक्स किया जाएगा अगर फायर क्रैकर में, तो वहां से पर्पल कलर का निकलेगा आपको फायरवर्क, ठीक है ना? चलिए, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हिंदी वाले लोग हैं वो आराम से वीडियो को पॉज करिए और इसको करिए क्योंकि मैंने आंसर ऊपर दे रखा है।
The next question is, which among the following material does or do not have paramagnetic properties? ये इससे रिलेटेड एक सवाल इस बार भी पीएससी 67 में पीएससी में पूछा गया था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ई, ऑल आर द करेक्ट। तो सब के सब पैरामैग्नेटिक है, सीजियम भी, मैग्नीशियम भी, टंगस्टन भी और गोल्ड भी, सब पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक होता क्या है? तो पैरामैग्नेटिक क्या है? मैग्नेटिज्म है, एक तरीके का फॉर्म ऑफ मैग्नेटिज्म है, in which some materials like weakly attracted by an externally applied magnetic field। मतलब कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में इन सब को रखेंगे तो ये वीकली अट्रैक्ट होगा, ऐसे मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है और परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट कहिए या मैग्नेटिक मोमेंट करिए, एक ही है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के पास थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। परमानेंट डाइपोल मोमेंट या परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है ना? हालांकि हम इसको रिमूव कर सकते हैं बाय अप्लाइड द मटेरियल्स टेंड टू लूज देयर मैग्नेटिज्म, दिस इज बिकॉज थर्मल मोशन रैंडमाइज द। अगर हम इसको गर्म करेंगे तो इनके पैरामैग्नेटिज्म जो होता है वो चला जाता है, राइट। और इसमें कुछ एग्जांपल सीजियम, एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर, टंगस्टन, लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब पैरामैग्नेटिज्म के एग्जांपल्स हैं दोस्तों। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन and our next question is, who is called the father of the modern genetics? So right answer is John Gregor Mendel. He is known as the father of the modern genetics. तो ये 19th सेंचुरी के एक साइंटिस्ट थे, ये ऑस्ट्रिया के थे दोस्तों। 19th सेंचुरी में ये रहे थे। तो इन्होंने जेनेटिक्स एंड द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी पे बहुत ज़्यादा काम किया था। ये 1856 से लेकर के 1863 तक, 1856 से लेकर के 1863 तक इन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट करे थे। ठीक है, आपको याद होगा इन्होंने मटर के दाने पर बहुत ज़्यादा पीस पर येलो और ग्रीन को लेकर के, हाइब्रिड को लेकर के इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे हम मेंडल्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, जो कि 1865 इसमें फाइनली आया था। वहीं पर इन्होंने बताया था कि जीन डिटरमाइन करता है कि कौन सी प्रॉपर्टी नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग में जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो सही राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी में इन्होंने सेल की खोज करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with the increase in the temperature the frequency of the sound from an organ pipe, with the increase in temperature the frequency of the sound from an organ pipe क्या होगा? डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, या अनचेंज्ड रहेगा, या चेंज्ड इरेटिकली? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंक्रीज करता है दोस्तों। अगर ऑर्गन पाइप में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की वो भी इंक्रीज करती है। ठीक है ना? तो आप याद रखेंगे जो साउंड की वेलोसिटी होता है, जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के अंडर रूट के, और जो फ्रीक्वेंसी होता है, अगर एफ फ्रीक्वेंसी है तो ये वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक है ना? यहाँ से आप निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म anosmia and ageusia was sometimes seen in news. They are the condition of the loss of smell and taste respectively. Option A is the right answer. तो स्मेल जिसको, अगर जो लोग स्मेलिंग नहीं कर पाते हैं तो उनको कहते हैं कि एनोस्मिया हो गया है।
या फिर जो लोग जिनका टेस्ट समझ में नहीं आता कि क्या है, तो उनको एज्यूसिया कहते हैं हम, राइट। इसको हम लोग स्मेल ब्लाइंडनेस भी कहते हैं या एनोस्मिया कहते हैं। द पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल होता है ये, ठीक है ना। तो जो एनोस्मिया है इज फ्रिक्वेंटली काउज्ड बाय स्वेलिंग एंड ब्लॉकेज इन द नोज दैट प्रिवेंट्स ऑर्डर्स फ्रॉम गेटिंग टू द टॉप ऑफ द नोज। और जीभ में किसी खराबी की वजह से आपका हो जाता है एज्यूसिया, राइट। तो इसका मेन कारण है आपका एज्यूसिया का हेड ट्रामा, इन्फेक्शंस ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंसेज एंड मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्टोमक्स ऑफ यंग ruminant animals and is also used in the dairy industry to produce cheese? And the right answer is option A, renin. Renin enzyme is derived from the stomach of young ruminant animal like the cows and lambs, which are used in the dairy industry to produce cheese. Renin enzyme is also called as काइमोसिन। रेनिन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या? तो काइमोसिन, ठीक है ना। ये रूमिनेंट एनिमल के आपके पेट के अंदर पाया जाता है रेनिन एंजाइम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एसिड एंड देयर नेचुरल सोर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो टमाटो में क्या औजारी एसिड पाई जाती है? तो आपको मैं बता दूं कि विनेगर में एसिटिक एसिड पाई जाती है, ठीक है। मिल्क में लैक्टिक एसिड पाई जाती है आपका। ऑरेंज में साइट्रिक एसिड पाई जाती है, तो ये आपका ऑप्शन ये वाला तो गलत हो गया, सी गलत हो गया। तमारिंड में टार्टरिक एसिड पाई जाती है और टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड पाई जाती है, तो ये आपका सही है। और आपका लेमन में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। और नेटल स्टिंग जो होता है वो मेथेनिक एसिड पाया जाता है, ये भी आपका गलत हो गया। तो ओनली करेक्ट क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। नेटल स्टिंग में क्या पाया जाता है? मेथेनोइक एसिड। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज में क्या पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है या सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। और लेमन में क्या पाया जाता है? तो इसमें भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और मैं बता देता हूं दोस्तों, विनेगर में आपका पाया जाता है एसिटिक एसिड, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है व्हेन डज द हार्टबीट स्टार्ट इन ह्यूमन एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इसका सही उत्तर है ड्यूरिंग 4 to 5 वीक्स एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 4 to 5 वीक्स, ठीक है ना। तो जो हार्टबीट होता है एम्ब्रियो में ये लगभग 105 से 121 बार होता है पर मिनट। एम्ब्रियो में जो आपका हार्टबीट होता है 105 से लेकर के 121 तक हो सकते हैं, इतना बार होता है पर मिनट, ठीक है ना। चलिए ऐसे क्या होता है, 72 टाइम्स पर मिनट होता है हम लोग का नॉर्मल एडल्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉलीमर्स एंड देयर यूजेस इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड। कुछ पॉलीमर दिए गए हैं, आपको बताना है कि क्या उसका सही इस्तेमाल है कि नहीं है। तो टेफ्लॉन का नॉन स्टिक किचन वेयर, बेकेलाइट का इलेक्ट्रिक इंसुलेशन, पॉलिस्टर का फाइबर रोप्स या मेलानिन का क्रॉकरी। तो आपको आपको बताना है इसमें कि कौन करेक्टली मैच्ड है। तो सारे के सारे करेक्टली मैच्ड है, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्बोरिकल्चर रेफर्स टू द कल्टीवेशन ऑफ रियरिंग ऑफ। आर्बोरिकल्चर किसके कल्टीवेशन को कहते हैं? तो सही उत्तर है ट्रीज और श्रब्स को हम लोग कहते हैं आर्बोरिकल्चर, ठीक है ना दोस्तों।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्बुमिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन इन ब्लड सेरम, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय। एल्बुमिन का निर्माण कहाँ होता है या किसके द्वारा होता है? इसका सही उत्तर है लीवर। एल्बुमिन का निर्माण लीवर करता है आपका। तो एल्बुमिन इज द मोस्ट एबंडेंट सर्कुलेटिंग प्रोटीन फाउंड इन द प्लाज्मा। ये प्लाज्मा में पाया जाता है, प्लाज्मा ब्लड का एक पार्ट होता है। तो इस उसमें पाया जाने वाला मोस्ट एबंडेंट आपका प्रोटीन है, एक तरीके का प्रोटीन होता है एल्बुमिन। इट रिप्रेजेंट्स हाफ ऑफ द टोटल प्रोटीन कंटेंट इन प्लाज्मा इन हेल्दी ह्यूमन पेशेंट्स, healthy humans. Albumin is synthesized by liver hepatocytes and rapidly excreted into the bloodstream at the rate. Very little albumin is stored in the liver and most of it gets rapidly excreted into bloodstream. Albumin is also clad fluid administered to patients in need of fluid resuscitations, especially in the setting of trauma. दोस्तों एल्बुमिन की वजह से ब्लड जो है क्लॉट नहीं होता है, लिक्विड फॉर्म में बना रहता है, आपको पता होगा। ठीक है ना, चलिए। तो द मैनर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज गवर्न्ड बाय। किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, किसके रूल के हिसाब से? यानी कि ग्राउंड स्टेट में जो एटॉमिक्स ऑर्बिटल का फिलिंग होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, वो किसके रूल के अनुसार होता है? तो इसका सही होता है अपाउ प्रिंसिपल के अनुसार। ठीक है ना। तो अपाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन अकॉर्डेंस विद द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटिक एनर्जी लेवल्स। ठीक है ना, ये बात है। मतलब कि जो पहले लोअर नंबर का लोअर एनर्जी वाला होगा वो पहले भरा जाएगा और जो हायर एनर्जी वाला होगा वो बाद में भरा जाएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू व्यू द फुल साइज ऑफ अ पर्सन? एंड द राइट आंसर इज हाफ, कम से कम होना चाहिए हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन, एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Next question is which of the following catalyst is used in the manufacture of ammonia by Haber process? And the right answer is iron plus molybdenum. Option B is the right answer. The Haber process में जब अमोनिया का निर्माण होता है तो एज ए कैटलिस्ट हम आयरन और मोलिब्डेनम का इस्तेमाल करते हैं एज ए प्रोमोटर। याद रखेंगे, एज ए प्रोमोटर इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। और ये जो हैबर प्रोसेस है एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, भी आप याद रखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो हाइड्रोजन एयर से लेता है और नेचुरल गैस उसमें मिला करके अमोनिया का फॉर्मेशन किया जाता है। एक्चुअली हाइड्रोजन जनरली नेचुरल गैस से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके हैबर प्रोसेस में जो हाइड्रोजन होता है वो नेचुरल गैस से लिया जाता है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिल करके अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है who has been made the first vice chancellor of the Bihar University of Health Sciences? तो इसका सही उत्तर है आपका दोस्तों डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सिन्हा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो एक बिहार में एक्ट आया था, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस एक्ट 2021। बिहार यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज एक्ट आया था 2021 में। ठीक है ना। तो उसी के तहत इनकी अपॉइंटमेंट करी गई है वाइस चांसलर के तौर पे। तो इनका जो टेन्यूर होगा, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ पटना मेडिकल कॉलेज रह चुके हैं, विल बी टिल द अटेन्स एन एज ऑफ, ये 75 साल तक रहेंगे। ठीक है ना।
Bihar is the third state in the country to establish a University of Health Science in its state. Earlier, this university has been established in Gujarat and Haryana. मतलब कि हेल्थ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करने वाला बिहार के अलावा गुजरात है और हरियाणा है। ठीक है ना, बिहार आपका तीसरा राज्य है जो हेल्थ यूनिवर्सिटी बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हमारा बिहार करंट अफेयर शुरू होता है। हिंदी वाले लोग आराम से बैठिए और वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए मजे से। Our next question, in which district is the first oxygen park being built in Bihar? तो ये बन रहा है आपका गोपालगंज में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आजादी के अमृत महोत्सव 7560 फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स एरिया ऑफ द कंट्री इज बीइंग डेवलप्ड अंडर द नगर वन योजना फॉर द कंजर्वेशन एंड promotion of biodiversity. In this, the forest complex area spread over an area of 12 hectares near the Thave temple located at the distance of 7 kilometers from the city has been selected. तो यहाँ से दो क्वेश्चन मिल गया दोस्तों कि थावे टेम्पल कहाँ पर है, तो आपका गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये उसी के आसपास ये आपका बनाया जा रहा है। थावे टेम्पल के आसपास ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है। तो और कहाँ पर वो ऑक्सीजन पार्क बनाने का विचार किया गया है, तो आपका पेरियार यूनिवर्सिटी इन सलेम तमिलनाडु, bamboo plants of Bhima species will be planted in the proposed forest complex. Bamboo gives of 35% more oxygen than any other plant. तो ऑक्सीजन पार्क में क्या किया जाएगा, बम्बू लगाया जाएंगे, जैसे कि तमिलनाडु में भी किया गया है। तो ऐसा देखा गया है कि जो बम्बू होते हैं दोस्तों, ये अन्य पेड़ों की तुलना में 35% ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन पार्क की ये घोषणा की गई है आजादी के 75वें वर्ष में। What is the rank of Bihar across the country in the lowest land productivity fall in the last 15 years? And the right answer is option B, second. ठीक है ना, only 8 states have 80% degraded land. In this, the situation of Mizoram and Punjab has been described at the worst. यानी कि मिजोरम और पंजाब की स्थिति सबसे खराब है। There has been an increase in the degraded land by 188% मिजोरम and 80% in पंजाब। मिजोरम में तो दोस्तों लैंड डिग्रेडेशन का जो परसेंटेज है वो 188% है और पंजाब में तो कम से कम 80% है। In Bihar, this speed is less. Bihar is the state with the lowest productivity loss after 12% in Himachal Pradesh. There has been an increase in the only 30% here. The biggest reason behind this is the traditional farming and integrated farming here. In this, farmers produce many crops including cereals, vegetables. तो दोस्तों बिहार में लैंड डिग्रेडेशन के मामले में नीचे से दूसरे पैदान पे है, मतलब सबसे कम होता है आपका, अगर कहें तो हिमाचल प्रदेश में लैंड डिग्रेडेशन, उसके बाद होता है आपका बिहार में। ठीक है ना, मतलब नीचे से आपका सबसे कम वाले में, सबसे ज्यादा मिजोरम में, उसके बाद पंजाब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state has been ranked first in Asia in the Affordable Talent and Global Startup Ecosystem Report 2022? And the answer is Kerala. तो केरला ने जो एशिया अफोर्डेबल टैलेंट इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में आया था, इसमें ये फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। ये रिलीज कौन करता है, स्टार्टअप जीनोम एंड ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क। स्टार्टअप जीनोम, ये कौन इसको रिलीज करता है, स्टार्टअप जीनोम एंड आपका है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप
आप समझ सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क, ये दोनों मिल करके इस इंडेक्स को रिलीज करते हैं, इस रिपोर्ट को रिलीज करते हैं। द टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर ऑन द स्टेट ऑफ थियर्ड ऑटोनोमस नेविगेशन थियान has been recently inaugurated in which institute to develop the unmanned aerial vehicle, and the right answer is IIT Hyderabad. Who has become the fastest Indian batsman to score 1000 runs in T20 international cricket as a captain? And the right option is Rohit Sharma. In which country was the World Peace Forum 2022 organized recently? And the right option is China. वर्ल्ड पीस फोरम 2022 कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? तो चाइना में हुआ था ये। तो दोस्तों वर्ल्ड पीस फोरम जो है ये ब्रिक्स कोऑपरेशन का एक पीनल डिस्कशन है, आप याद रखेंगे। कभी कभी पूछ देता है कि ये किसका पार्ट है या नहीं, तो ये ब्रिक्स का ही एक डिस्कशन फोरम है। ठीक है, ब्रिक्स आपको पता होगा ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक ग्रुप है। और इसमें हमारे जो एम्बेसडर हैं टू चाइना, प्रदीप कुमार रावत, इन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इंडियाज स्कोर इन द जेंडर गैप रिपोर्ट 2022, जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का स्कोर कितना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों, देख लेते हैं, ये तीनों तो नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी 0.629। तो 135 देशों के समूह में भारत सॉरी 146 देशों के समूह में भारत का रैंक जो है 135वां रखा गया है जेंडर गैप रिपोर्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे was shot dead on July 8, 2022. In which year did he first sworn in as post prime minister? As the post of prime minister, मतलब कि जो शिंजो आबे 8 जुलाई 2022 की इनकी जो मृत्यु हो गई थी, वो पहली बार प्रधानमंत्री की पद की शपथ कब लिए थे जापान के लिए? तो सही उत्तर है 2006 में ये बने थे पहली बार। ठीक है, तो पहली बार 26 सितंबर 2006 से 26 सितंबर 2007 के लिए बने थे, और दूसरी बार ये 26 दिसंबर 2012 से लेकर के 16 सितंबर 2020 तक ये रहे थे शिंजो आबे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अंडर विच स्कीम प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स POP has been launched by the Union Ministry of Agricultural and Farmer Welfare? तो इसका सही आंसर है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। तो यूनियन एग्रीकल्चरल एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च्ड द प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स POP अंडर द नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। ई नाम आपने सुना होगा, ई नाम ये जो प्रोजेक्ट है on the sideline of the State Agriculture and Horticulture Minister Conference in Bengaluru, Karnataka. E-NAM integrates a platform of service provider as a platform which includes composite service provider who provides holistic services for the trading of agricultural produce, including quality testing, trading, payment systems, and logistic related services. And question number 21 is by which name the mascot has been launched by the Department of Consumer Affairs to empower the consumer by making them aware about their rights? तो इसका सही उत्तर है जागृति मस्कट को बनाया गया है अवेयरनेस फैलाने के लिए कंज्यूमर्स में। ठीक है, ऐसा किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आया था दोस्तों, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए जागृति नाम के मस्कट को लॉन्च किया गया था। ठीक है ना। अगला सवाल यह है कि द फेमस पिलग्रिमेज टेम्पल साइट अंबाजी
विच हैज बीन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो अंबाजी जो है ये गुजरात राज्य में पड़ता है। तो इसका सही एक्सप्लेनेशन ये है कि द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ तरंगा हिल अंबाजी राव अंबाजी आबू रोड न्यू रेल लाइन। द टोटल लेंथ ऑफ दिन न्यू रेल लाइन विल बी 116 किलोमीटर है। दिस प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड बाय द ईयर 2026-27। द प्रोजेक्ट विल जनरेट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ अबाउट 40 लाख men ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान को और बनासकांठा एंड मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात को जोड़ेगा। ये अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करेगा अहमदाबाद अबू रोड रेलवे लाइन को। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ से एक रेल लाइन गुजर रही है, इसीलिए ये जो है टेम्पल आपका चर्चा में रहा था। तो ये गुजरात में है अंबाजी आबू टेम्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये हो जाता है कि प्रतिभा रे द फेमस राइटर ऑफ द लैंग्वेज हैज बीन अवार्डेड डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड्स। तो ये उड़िया लैंग्वेज में इनको दिया गया है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो कि जब मिला गया था तो वेंकैया नायडू थे। रिकॉर्ड इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर सी नारायण रेड्डी टू तेलुगु लैंग्वेज एंड लिटरेचर। And said that his writings have mesmerized a large number of Telugu people. The novels and short stories of Dr. Ray, the famous Odia language writers, have been highly appreciated and important social issues have been raised in them. She has been awarded as the ज्ञानपीठ अवार्ड इन द ईयर 2011 में भी इनको मिला था, पद्मश्री 2007 में मिला था और पद्म भूषण 2022 में इनको दिया गया है। ठीक है ना, प्रतिभा रे को। तो कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ये तेलुगु लैंग्वेज के लिए बहुत काम किए हैं, लेकिन सॉरी क्षमा करिएगा, डॉक्टर नारायण रेड्डी जो थे ये तेलुगु राइटर थे, इनके नाम पर ये अवार्ड है। ये अवार्ड आपको दिया गया है प्रतिभा रे को, जो कि उड़िया भाषा में लिखती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इन विच कैटेगरी द माइग्रेटरी मोनार्क बटरफ्लाइज हैव बीन प्लेस्ड इन द रेड लिस्ट रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडेंजर्ड। तो माइग्रेटरी मोनार्क जो आपका बटरफ्लाई है, इसको IUCN की इंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है। तो दोस्तों ये जो स्पीसीज है ये US की स्पीसीज है, याद रखेंगे। ये है मोनार्क बटरफ्लाई और ये स्पीसीज कहाँ की है? US की है, यूनाइटेड स्टेट्स। तो हिंदी वाले लोग आराम से वीडियो पॉज करिए और वीडियो को आराम से आप टेस्ट देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाज द रिसेंटली डिस्कस्ड प्लूटो downgraded to the category of dwarf planet by the International Astronomical Union? तो इसको 2006 में ही किया गया था, अगस्त 2006 में ही आपको डाउनग्रेड किया गया था। हु इज द करेंट लॉ मिनिस्टर ऑफ बिहार? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर शमीम अहमद। ये बिहार के लॉ मिनिस्टर हैं। अब रिसेंट कौन है दोस्तों, एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है हो सकता है कि सरकार बदलने के पहले की हो। तो आप बाद में कमेंट करके बताएं कि सरकार बदलने के बाद में कौन किनको बनाया गया है, क्या यही है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। ठीक है, प्लीज हमें कमेंट में आंसर बताएं, नहीं तो मैं आपका इसका कमेंट में आंसर बता दूंगा।
हु इज द टॉप कंपनी इन 2022 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट? तो इसका सही उत्तर है आपका वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ने टॉप किया है आपका फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में। वॉलमार्ट कंपनी को पहला स्थान दिया गया है। ये लगातार 9वां साल है जिसमें वर्ल्ड जो वॉलमार्ट है वो दुनिया भर की कंपनियों को बीट किया है। दूसरे नंबर पे अमेजॉन था, तीसरे नंबर पे स्टेट ग्रिड चाइना का था। ठीक है, चलिए एप्पल को 7वां नंबर मिला था इसमें, और सऊदी अरेबिया का सऊदी आरामको छठे नंबर पे था। अगला सवाल ये है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हैज बीन अनाउंस्ड टू बी मेड ऑन ओंकारेश्वर डैम बिल्ट एट विच रिवर? तो ओंकारेश्वर डैम बनाया जा रहा है आपका नर्मदा नदी के ऊपर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, और ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए ये 600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। 2022-23 तक इसको कंप्लीट होना है। अगला सवाल ये है, द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल निजाह फोर्थ वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो सही उत्तर है अल निजाह फोर्स जो है इंडिया और ओमान के बीच कंडक्ट किया गया था हाल ही में, अगस्त 2022 में, 1 से 13 अगस्त 2022 में किया गया था ये। अगला सवाल ये है कि व्हाट इज द मोटो ऑफ 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स? तो इसका सही उत्तर है स्पोर्ट्स इज जस्ट बिगिनिंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो कि चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच स्पोर्ट्स event has the 4-member Indian women's team won the gold medal in the Commonwealth Games 2022? तो इसका सही उत्तर है लॉन बॉल्स। तो किसको हरा करके इन्होंने जीता दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 2022? बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका को 17-10 से हरा करके फाइनल में, जो कि 2 अगस्त को खेला गया था, इन्होंने जीता था। तो इसमें कौन कौन थी? तो लवली चौबे थी, पिंकी थी, नयान मुनी सैकिया और रूपा तनी तिरके। ये आपके जो हमारे प्लेयर्स थे, इन्होंने मिल करके ये जीता था गोल्ड मेडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि क्वीन मैक्सिमा ऑफ विच कंट्री विजिटेड इंडिया इन द लास्ट वीक ऑफ अगस्त 2022? क्वीन मैक्सिमा आपको बताना है ये किस देश की क्वीन है जो कि अगस्त 2022 में भारत में विजिट की रही थी। तो इसका सही उत्तर है आपका नीदरलैंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाज लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन विच सिटी? तो इसका सही उत्तर है आपका फरीदाबाद में, राइट। आगे बढ़ते हैं कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19 हु सेलेक्टेड आर्टिकल्स हुज सेलेक्टेड आर्टिकल्स इन दिस अ कंपाइलेशन ऑफ? तो इसका सही उत्तर है अरुण जेटली। ऑप्शन ए। तो अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19, इसमें अरुण जेटली के आर्टिकल्स को कंपाइलेशन किया गया है, उसी का इनॉग्रेशन किया गया था इस बुक के लिए। तो उसमें आर्टिकल्स जो है वो अरुण जेटली जी के हैं। बुक का नाम याद रखिएगा, इन विच सिटी इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 हैज बीन अनाउंस्ड टू बी हेल्ड? तो इसका सही उत्तर है आपका कोलकाता में। ये 15 से 17 फरवरी 2023 में ये ऑर्गेनाइज्ड किया जाएगा आपका सी फूड शो 2023 कोलकाता में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि ऑन विच रिवर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बिल्ट? तो सही उत्तर है आपका चेनाब में बनाया जा रहा है।
इसको कहते हैं द गोल्डन ज्वाइंट ऑफ चेनाब रेलवे ब्रिज, इनॉग्रेटेड ऑन 13 अगस्त 2022। ठीक है ना, ये आपका बन रहा है द बिगेस्ट कंस्ट्रक्टेड बिटवीन बकाल एंड द कौरी इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट इज बिल्ड इन द चिनाब रिवर एट ए हाइट ऑफ 359 मीटर, ये ऊंचा है दोस्तों, 359 मीटर। और इसमें रेल ट्रैफिक शुरुआत हो जाने की संभावना बताई जा रही थी कि दिसंबर 2022 तक हो जाएगी। तो फिलहाल तो अभी इसके बारे में आप पता कर लीजिए कि न्यूज़ आया है या नहीं, बाकी नहीं है तो आपको दिमाग ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल ये है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड नेथन्ना नेथन्ना कुबीमा स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ द वेवर्स। तो इसका सही उत्तर है आपका तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसको निकाला है। ये आपको द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद द लाइफ LIC के द्वारा। द स्कीम इज बेनिफिटेड ऑफ द फैमिली ऑफ 80,000 वेवर्स के लिए है। ये जो बुनकर है ये उनके लिए स्कीम लाया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड, और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के अभी प्रेसिडेंट है। ठीक है ना। तो विंस्टन चर्चिल जो थे 1874 जन्म हुआ था इनका, और ये 1965 ईस्वी में थे। ये 1940 से 45 दूसरे वर्ल्ड वार के समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। विंस्टन चर्चिल याद रखेंगे, उन्हीं के नाम पर यह अवार्ड बनाया गया है। अगला सवाल ये है कि द गोखुर लेक अनसुपा लेक क्रिएटेड बाय विच रिवर हैज बीन नोटिफाइड एज रामसर साइट। तो गोखुर लेक है, टाइप होता है लेक का। सुपा लेक क्रिएटेड बाय विच रिवर दैट हैज बीन नोटिफाइड एज द रामसर साइट, और इसका सही उत्तर है आपका महानदी। महानदी के द्वारा निर्मित है गोखुर लेक अनसुपा लेक। ठीक है ना। और ये दोस्तों लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है उड़ीसा का। कहाँ पर है ये? गोखुर लेक या अनसुपा लेक, ये आपका उड़ीसा में पड़ता है, और उसी उड़ीसा का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये। ठीक है, चलिए। और ये किसके लिए? तो थ्रेटेंड बर्ड स्पीसीज राइनकॉप एल्बिकॉलिस और एस्टर्ना आउकिटूबा और एस्टर्ना ऑरेंसिया, ये तीन वर्नरेबल, तीन इंडेंजर्ड है, एक वल्नरेबल है। तो इनमें बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं, इसीलिए इसको रामसर साइट के रूप में चिन्हित किया गया है। चलिए अब यहाँ से आप क्वेश्चंस कर लीजिए। हमारा अगला सवाल ये है कि नेम द, एक मिनट दोस्तों, चलिए हमारा अगला सवाल ये है कि नेम द कंपोजर एंड सिंगर ऑफ द थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू फॉर द इंडियन पैरालंपिक कंटिजेंट एट द टोक्यो ओलंपिक 2020। तो इसका सही उत्तर था दोस्तों ए संजीव सिंह, इनके द्वारा ये थीम सॉन्ग लिखा गया था। अब यहाँ से आपका मैथमेटिक्स के सवाल सॉल्व शुरू होते हैं। तो मैं सिर्फ इसका आंसर बताऊंगा, आपको सॉल्व खुद करना है। कह रहा है कि सम वाज पुट एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 10 years हैज had it been put at 5% higher it would had been fetched 600 more, what was the sum। तो इसका आंसर है 141 का दोस्तों, ऑप्शन ए। मैं ऑप्शन बता देता हूँ, अगर किसी को लगता है कि सर इसको सॉल्व करके भेज दीजिए तो प्लीज़ मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और मैं सबको इसको सॉल्व करके बता दूंगा। तो मैं फिलहाल यहाँ पर सिर्फ आंसर बता रहा हूँ सबका। 142 का जो आंसर है वो है बी, 100%। और 143 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए,
144 का आंसर है ऑप्शन डी 13:6 और 145 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी साउथ और 146 का आंसर है आपका 42 केजी ऑप्शन बी इसका सही है 42.6 केजी और 147 का जो आंसर है आपका वो है आपका बी 5:4 रेशियो 148 का जो ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी 11/120 और 149 का आंसर है आपका 149 का आपका ऑप्शन है सी 20। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ हमारा सहयोग और सपोर्ट करिए ताकि मैं आगे इसी तरह की आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता रहूं। 150 का आंसर है आपका 25%। ठीक है, अगर किसी को मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ आप हमें बताएं, मैं इसको सॉल्व करके ज़रूर आप सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो ये था हमारा परम IAS एकेडमी का एक फुल लेंथ टेस्ट जो कि 368th बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हम अगले वीडियो में टेस्ट नंबर 2 को लेकर के आएंगे। तो हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।